गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून के। बस अपने स्टूडेंट ग्रुप को इन्फॉर्म कर देना कि जल्दी से कनेक्ट हो जाए। दो 18 हो गए, हम लोग दो एक मिनट और देखते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। आज हमें एक ही घंटे का सेशन रहेगा, कल की तरह 2 घंटे का तो नहीं करेंगे क्या। तो बस जल्दी सब लोग कनेक्ट हो जाओ तुम लोग। आज हेमिंग कोड कवर करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी कल हम लोग जो मेथड देखे थे वो थे बेसिकली आपके एरर डिटेक्शन।
वो मेथड सिर्फ एरर डिटेक्ट कर पा रहे थे कि एरर की प्रेजेंस है या नहीं है, पर एरर की एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि अगर नंबर ऑफ एरर्स इज ग्रेटर देन वन, मतलब अगर दो एरर आ जाते या ये बोलूं कि नंबर ऑफ एरर्स अगर इवन हो जाते, तो ये भी डिटेक्ट नहीं कर पाते कि एरर है या नहीं है। ठीक। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि हमारे पास एक सिस्टम भी है जिसका काम केवल और केवल एरर डिटेक्ट करना है, और वो एरर डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा, लोकेशन तो छोड़ो। तो ये ड्रॉबैक थे हमारे पैरिटी मेथड का और चेकसम मेथड का। ठीक है। इसको ओवरकम करने के लिए क्या हुआ कि फिर अलग मेथड आया, ब्लॉक पैरिटी। और ब्लॉक पैरिटी के अलावा कुछ इस टाइप के कोड जनरेट करे गए, ठीक है, जिनमें इनहेरेंटली एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी थी। जैसे बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएंगे 5 बिट कोड्स है, बाइक्यूनरी कोड, रिंग काउंटर कोड। ठीक है, इनको देख लेना बस एक बार। फिलहाल हम एरर डिटेक्शन में एक ब्लॉक पैरिटी मेथड को और देखेंगे, फिर उसके बाद हम एरर करेक्शन पाएंगे जो कि हमारा हैमिंग कोड। ठीक है, दोनों बहुत ही सरल से मेथड हैं। ठीक है, दोनों में कुछ ज़्यादा ऐसा टफ वाली कोई चीज़ नहीं है, बस अगर एक बार समझ लो बहुत आसान है। और हैमिंग कोड की सबसे अच्छी ये चीज़ है कि आपको उसमें कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आपको उस मेथड पे कुछ भी याद रखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर एक ग्राफिकल सिस्टम एक बार समझ लिया, उसका अल्फाबेटिकल सिस्टम ग्राफिकल भी समझ लिया, तो इट्स ऑल डन। ठीक है, तो 20 लोग आए हैं अभी। हम क्या बोलते, थोड़ा सा 1-2 मिनट और वेट करेंगे, स्टार्ट करें। 5 मिनट में वैसे वेस्ट हो चुके हैं। हम्म, आवाज आ रही ना मेरी? यस सर, आ रही है। तो क्या बोलते हम लोग, रुके 1-2 मिनट और कि स्टार्ट करें? तो जो गारंटी से क्वेश्चन हम मिड सेम में भी आएंगे, फाइनल एग्जाम में भी आएंगे। मैं नहीं चाहता कुछ लोग छूट जाएं। मैं हमेशा रेडी हूँ तुम लोग को जो भी डाउट आते हैं क्लियर करने के लिए, पर ये केस पे मैं एग्री नहीं हुआ कि तुम लोग क्लास ही ना हो फिर आके 3 दिन मत बोलो सर समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग उस दिन थे नहीं। तो वो मेरा फॉल्ट नहीं रहेगा। 2:23 हो गए हैं, बस 2 मिनट और देखना है, 2:25। देन आई विल शट ब्लॉक पैरिटी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पार्ट बोलो। सर चेकसम मेथड में जो सम हम ट्रांसमिट करेंगे उस सम में भी एरर आ सकता है अगर उसकी डिजिट चेंज हो जाए तो। हाँ वो भी उसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि वो भी ट्रांसमिट हुआ तो उसमें भी एरर हो सकता है। सर वही। ओके,
so let us start then. स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। ठीक है, क्या हो गया? चल नहीं रहा। देखो, बेसिकली जो ब्लॉक पैरिटी मेथड है ना, वो कॉम्बिनेशन है आपके पैरिटी मेथड का और कुछ प्रॉपर्टीज उसकी चेक सम से ली गई है। ठीक है, तो जैसे पैरिटी मेथड में हम हर डेटा वर्ड के साथ एक पैरिटी इंसर्ट करके चेक करते थे, ठीक है, उसी टाइप से हम यहाँ पे भी हर डेटा वर्ड के साथ एक पैरिटी इंसर्ट करेंगे। देन चेक सम में जैसे हम बिग ब्लॉक ऑफ डेटा को ट्रांसमिट कर रहे थे, यहाँ पर भी हम एक ब्लॉक ऑफ डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तब एज्यूम करो जैसे तुम्हारे पास एक ब्लॉक ऑफ डेटा है, सपोज जैसे 010 101 110, तुम्हें ये डेटा ब्लॉक ट्रांसमिट करना है। ठीक है, यूजिंग ब्लॉक पैरिटी मेथड। ठीक है, ध्यान रखना ब्लॉक पैरिटी मेथड कैसा है, ये एक एरर डिटेक्शन भी है, एक एरर करेक्शन भी करता है, पर एक लिमिट के साथ। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी प्रोसेस कैसी। ठीक है, तो ब्लॉक पैरिटी में क्या होता है कि जो पूरा ब्लॉक है, ठीक है, इसमें जितने भी ये है रो वाइज, ठीक है, एक रो, दूसरा रो और तीसरा रो, ठीक है, इन तीनों रो वाइज हम एक एक पैरिटी इंसर्ट करते हैं। ठीक है, सपोज अगर मैं चल रहा हूँ ऑड पैरिटी मेथड से, ठीक है, तो मैं 010 का आगे क्या लिखूंगा? 0। 0 देन 101 के आगे 1 1, 110 के आगे 1। 1। ये जो अभी अपन ने किया, देखो एक तो प्रॉपर्टी उठाई अपन ने चेक सम से कि ब्लॉक ऑफ डेटा को लेके चल रहे थे, फिर एक प्रॉपर्टी अपन ने उठाई पैरिटी सिस्टम से कि अपन ने एक पैरिटी इंसर्ट कर दी। अब थोड़ा सा चेंज क्या होता है कि जैसे पैरिटी आपने रो वाइज इसमें एंटर करी है, वैसी पैरिटी आपको इसमें कॉलम वाइज भी एंटर करना रहती है। तो अगर मैं कॉलम वाइज जाऊंगा, ठीक है, मैं कॉलम वाइज जाऊंगा तो क्या होगी यहाँ पे पैरिटी, यहाँ पे क्या आएगा? ऑड पैरिटी से चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 1 देन यहाँ पे क्या आएगा? 1 1 देन यहाँ पे 0 0। देन यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब ये जो पूरा डेटा ब्लॉक बना है, इस डेटा ब्लॉक को हम क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। हमने ऑड पैरिटी के अकॉर्डिंग रोज में भी पैरिटी इंसर्ट करी है और कॉलम्स में भी पैरिटी इंसर्ट करी है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी पे देख लो कि जैसे ये वाला जो पर्टिकुलर सेट है, ये ठीक है? ऐसे जो रो वाइज जो सेट्स हैं, इनको हम बोलते हैं वर्ड। ठीक है, ये क्या हमारे वर्ड्स हैं। ठीक है, ये जो रहेगा पूरे पास मेरे पास मतलब कि 0111,
ये मेरे पास क्या रहेगा, पैरिटी कॉलम। ऐसे ये क्या रहेगा मेरे पास, पैरिटी रो। ठीक है, ये मेरे पास इंडिविजुअल वर्ड्स थे, पैरिटी वर्ड्स हो गए ये। ठीक है, जहां जहां पैरिटी इंसर्ट हो गई है। फिर ये मेरे पास पैरिटी रो हो गया, और ये मेरे पास पैरिटी कॉलम हो गया। और ये जो तीन थे ये तो मेरा मेन डेटा सेट था। अब मैंने इसको ट्रांसमिट किया। अब ट्रांसमिट जब मैं कर रहा हूं तो मेरे को रिसीव हो रहा है 0100 1001 1101 1101। ठीक है, अब मेरे को क्या चेक करना है कि ये जो ट्रांसमिट मैंने किया और ये जो रिसीव हुआ है, क्या इसमें कहीं कोई एरर आया है इस ट्रांसमिशन में। ठीक है, तो कैसे चेक करूंगा मैं। सबसे पहले तो ये डॉटेड लाइन कभी भी डिलीट मत करना, हर बार डॉटेड लाइन हमें लिखनी है ये वाली। ठीक है, ये डॉटेड लाइन हमें हमेशा लिखनी है। अब देखो, सबसे पहले मैं देखूंगा रो में, क्या इस रो में कोई एरर है। यस, बोलो। नो सर। नहीं है ना। नो सर। चलो, इसमें हमारे पास कोई एरर नहीं। क्या इस वाले रो में हमारे पास एरर है। ऑड पैरिटी से चल रहा हूँ, क्या एरर है। नंबर ऑफ वंस कितने, Yes, इवन। sir. तब यहाँ पे मेरे पास एक एरर यस है। सर। देन क्या इस वाले रो में मेरे पास एरर है। नहीं है, कोई एरर नहीं है, ऑड नंबर ऑफ वंस थे। ऐसे यहाँ पे मेरे पास कोई एरर नहीं है, ऑड नंबर ऑफ वंस थे। ठीक है, तो अब एक पॉसिबल डेटा वर्ड कौन सा हुआ, पैरिटी वर्ड, जिसमें एरर हो सकता था, ये वाला। ठीक है, इसको मैंने एनसर्कल कर दिया। ऐसा ऐसे ही एग्जाम में भी करना, ब्लू और ब्लैक से। ठीक है, वहां पे भी ऐसे ही एनसर्कल करना रहेगा। देन अब मैं आता हूं कॉलम वाइज। क्या इस कॉलम में कोई एरर है। ऑड था, कोई एरर नहीं है। क्या इस वाले कॉलम में कोई एरर है। नहीं है, इस कॉलम में भी कोई एरर नहीं। क्या इस कॉलम में कोई एरर है। नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 0। Zero. एंड 0 इज कंसीडर्ड एज Zero. इवन। ठीक है, कंसीडर 0 एज इवन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर दिया मैंने एरर। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कोई एरर नहीं था। ठीक है, अब मैं इसको कर दिया लाल। ठीक है, अब पॉसिबल कॉलम कहाँ हो गया, जो मेरे पास एरर हो सकता था। ठीक है, ओके। तो अब यहां से देखो, क्रॉस करके बताओ कौन सी बिट है जो कंफर्म एरर बिट है। Zero. LSB. कौन सी वाली है, ये या ये, ए बी सी डी, कौन सी बिट है एरर की, ये वाली जिसपे दोनों पाथ क्रॉस हो रहे थे, है ना। तो अब मैं इसको जो क्या common करूंगा है। नेक्स्ट स्टेप। हाँ, अब नेक्स्ट क्या लिखूंगा मैं, करेक्टेड डेटा ब्लॉक लिखूंगा। ठीक है, तो करेक्टेड डेटा ब्लॉक मेरे पास क्या हो जाएगा, 010 101 110। तो दिस इज माय फाइनल करेक्टेड डेटा ब्लॉक। ठीक है, अब मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे आएंगे कि एज पर दी स्कीम या एज पर दी ब्लॉक पैरिटी मेथड, कुछ भी टर्म हो सकता है, कि यू हैव रिसीव्ड दिस पर्टिकुलर डेटा ब्लॉक। जैसे कि 1011 1100 1111, ठीक है, 1001। ये एक डेटा ब्लॉक आपके पास रिसीव हुआ है। इसको चेक करो यूजिंग ब्लॉक पैरिटी मेथड, क्या इसमें कोई एरर है, और अगर कोई एरर है तो उस एरर को करेक्ट करो। मेरे को कोई बताओ, सबसे पहले तुम लोग करो, मेरे को ये बताओ इसमें एरर है या नहीं है। जस्ट मिनट में, एक मिनट वापस कनेक्ट हो रहा हूँ, है ना, जब तक तुम लोग इसको देखो।
पूछता हूँ तुम लोगों से। ओके, देखा तुम लोगों ने इस चीज को? कोई बता पाएगा कि इसमें एरर है या नहीं है एटलीस्ट? आवाज आ रही है ना मेरी? तो अब अगर मैं इसको चेक करने जाऊंगा, ठीक है, सबसे स्टेप क्या करनी थी मेरे को, क्योंकि ये रिसीव हुआ था, मतलब कि इसमें पैरिटी बिट्स इंक्लूड थी पहले से, ठीक है, तो ये मैंने डॉटेड लाइन खींची, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखूं मेरे को कौन सा सिस्टम फॉलो करना था, ऑड वाला, ठीक है, ऑड सिस्टम फॉलो करना था। तो एक मिनट रुको, फिर से आया। ठीक है, तो यहाँ देख के एक चीज बताओ, अगर मेरे पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब इस कॉलम में जब ये ट्रांसमिट हुआ होगा तब यहाँ पे कौन सी पैरिटी रही होगी? 0। 0 रहना चाहिए था, ठीक है। मतलब कि एक पॉसिबल एरर कहाँ पे आ रहा है ऑड पैरिटी के अकॉर्डिंग? इस कॉलम में कुछ एरर है, ठीक है। देन क्या इस कॉलम में कोई एरर है? बताओ। यस। एरर है, यहाँ पे भी है। क्या इस कॉलम में कोई एरर है ऑड के अकॉर्डिंग? नो। नो, नो सर। कोई एरर नहीं। मतलब कि कंक्लूजन क्या है कि ये दो कॉलम है जहाँ पे एक एरर हो सकता है, ठीक है, इसमें और इसमें, ठीक है। रो वाइज आओ, क्या यहाँ पे कोई एरर है? नो। नो, ऑड पैरिटी थी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या यहाँ पे कोई ऑड इवन है? यहाँ पे एरर है क्या इस रो में? यस। यहाँ पे एरर है, ठीक है। मतलब एक पॉसिबल अपने पास ये भी हो गया, ठीक है। अब क्या यहाँ पे कोई एरर है? नो। ठीक है, कोई एरर नहीं था, एरर फ्री है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, इन दोनों में से ये जो दो क्रॉस हो रहे थे मेरे पास, एक तो मेरे पास एक क्रॉस ये आ रहा था, एक क्रॉस ये आ रहा था, ठीक है, और ये था। अब बता सकते हो क्या कि मेरे पास एरर कौन सी बिट पे है? क्या इस बिट पे है या इस बिट पे है? बता सकते हो क्या किसमें एरर है? कौन नो सी बिट सर। को करेक्ट करूंगा कि एरर करेक्ट हो जाए? देखो, ऐसे सिनारियो में एक सवाल तुम्हारे दिमाग में ये उठ सकता है कि इसने तो रो मेरा फिक्स कर दिया, ठीक है, इस वाले बबल ने रो फिक्स कर दिया है, तो अगर मैं इनमें से इन दोनों को 0 0 कर दूं तो मेरा एरर फ्री हो जाएगा। उठता है सवाल कि नहीं उठता दिमाग में? उठता है ना, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो मैं इसको 0 करता हूँ, इसको 1 रहने देता हूँ, तो ये एरर फ्री हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रो। पर हमें पता है इस कॉलम में भी एरर है, तो भी हमारा पूरा डेटा क्या रहेगा, एरर फ्री नहीं होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। सर हाँ बोलो। सर लास्ट रो में भी एरर होगा 1001 सर। नहीं, वो तो पैरिटी था, उसको छोड़ दो, वो पैरिटी था। ठीक है, देखो हमने इस कॉलम को चेक नहीं किया था, हमने ना इस रो को चेक करेंगे। ठीक है, ये तो पैरिटी है। ठीक है, ओके इसको सर। भी छोड़ दो। ठीक है, ये पैरिटी है। ओके, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे एरर भी आया होता, तो भी वो किस में आता है, पैरिटी बिट में। हमें तो एरर किस में चेक करना है, हमारी मेन डेटा बिट्स में। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। सपोज 11101। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर सिर्फ पैरिटी रो में एरर है, बाकी में एरर नहीं, तो उसको एरर कंसीडर नहीं करेंगे। मैं एक एग्जांपल उसका भी देता हूँ भी। ठीक है, एक एरर में एक एग्जांपल उसके बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जिसमें पैरिटी में एरर हो पर डेटा में एरर ना हो। ठीक है, एक मिनट रुको, पहले यार एक एग्जांपल और देख लो। ठीक है, ये हो गया। और 1000110 और 00100। ठीक है, अब और एक और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 01100 और ये मेरे पास रिसीव हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इसको चेक करने जाऊं, तो मेरे को बताओ कौन कौन से में एरर है। क्या इस रो में मेरे पास एरर है? यस सर। एरर। क्या इस रो में मेरे पास एरर है? नो। नो सर। एरर। क्या इस रो में एरर है? नो सर। नो नो। एरर। इसमें कोई एरर है? नो नो। एरर। ठीक है, मतलब एक पॉसिबिलिटी रो वाइज एनालिसिस से कहा हुई किस वर्ड में मेरे पास एरर हो सकता था, है ना। एक ये वाला मेरे पास एरर हो सकता था। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। ठीक है, अब मैं आता हूं किस पे, कॉलम वाइज। अभी तक मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी आई है कि मेरे पास ये 1 2 3 4 ये 5, ये 5 बिट हो सकती है जहां पे कुछ एरर हो। ठीक है, आपका नंबर दे देना। ठीक है, जहां पे कुछ एरर हो। ठीक है, अब अगर मैं इस कॉलम को देखना स्टार्ट करता हूं, क्या इस कॉलम में कोई एरर है ऑड के अकॉर्डिंग? नो एरर। नो। इसमें भी नो एरर। नो इसमें एरर। नो एरर। इसमें नो इस एरर। वाले में नो एरर। इस वाले में सर है। ऑड के अकॉर्डिंग ऑड के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे ऑड पैरिटी नहीं हो रही? हो रही ना ऑड पैरिटी, मतलब कि हो रही नो है। एरर। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल में देखो क्या हो रहा है। सारे कॉलम तो आपके एरर फ्री थे, पर एक रो में आपका एरर था। क्या अब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? देखो, एक एग्जांपल हमने ये देखा था, क्योंकि आइडियली होना चाहिए। ठीक है, एक रो एक कॉलम में एरर था। एक एग्जांपल हमने ये देखा, यहाँ पे 2 कॉलम में एरर था, एक रो में एरर था। ठीक है, तो हमें नहीं पता दोनों में से कौन सी बिट, ये वाली बिट या ये वाली बिट, कौन सी एररनेस बिट थी, हम डिफाइन नहीं कर सकते थे। इस वाले एग्जांपल में देखो, रो वाइज हमारे सब एरर फ्री आ रहे थे, पर रो वाइज में, सॉरी कॉलम वाइज में सब एरर फ्री थे, पर रो वाइज में एक ये एरर था। ठीक है, अगेन मैं फिर से डिफाइन नहीं कर सकता इसमें क्या एरर है, कौन सी बिट एरर नहीं है, है ना।
ये ऐसा क्यों हो रहा है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, इसका कोई कोई लॉजिकल कुछ रीजन देना चाहेगा, तो कम मानना चाहेगा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो सकता है? हम्म, बताओ, कोई तुक्का मानना चाहेगा ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे भी वही रीजन बनता है कि एट ए टाइम हमारी मल्टीपल बिट चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल एरर्स हुए हैं कहीं पे। इस कारण एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, मान लो कि जैसे ये वाला जो वर्ड था, ठीक है, ये वर्ड मेरे पास ओरिजिनली था मान लो 1010, ठीक है, मान लो ये था, ठीक है। तो अगर मैं ये रखता तो फिर मेरे को क्या मिल जाता, एक कॉलम भी मिलता मेरे को जहां पे कुछ एरर होता, ठीक है, पॉसिबल है ना। तो अगर ये मल्टीपल एरर सिस्टम आते तो अगेन मेरा ये मेथड क्या होता, ये मेथड मेरा फेल हो जाता, ठीक है, ओके। अब यही एग्जांपल उस पर भी लागू होता है कि बीच में किसी ने पूछा था मेरे से, किसी स्टूडेंट ने पूछा था, कोई लड़की ने, कि अगर मेरी पैरिटी बिट पे एरर आ जाता, ठीक है, अगर मेरी पैरिटी बिट में एरर आ रहा है तो फिर मैं उसको कैसे डिटेक्ट करूं, ठीक है। वहां पे भी इसी टाइप का सिनारियो बनता। इस एग्जांपल में पॉसिबल है कि मेरी कोई सी एक पैरिटी बिट पे एरर है ट्रांसमिशन के वक्त, ठीक है। मान लो, एज्यूम कर लो कि ये जो मेरी पैरिटी बिट थी ये एरर नियस्ट खराब हो गई है, ठीक है, ट्रांसमिट हो गई है। मतलब कि एक्चुअली यहाँ पे ट्रांसमिशन से पहले क्या होना चाहिए था, 1। मेरे को अगर ये 1 रिसीव होता, ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे को 1 रिसीव होता तो फिर मेरे पास एक ये कॉलम मिल जाता जो कि एरर वाला होता। तो मैं डिफाइन कर लेता, ठीक है, तो मैं डिफाइन कर लेता ये मेरी एरर बिट है, ठीक है, ये मेरे को कंफर्म हो जाता, ठीक है, ये मेरे को कंफर्म हो जाता। तो ये जो सिनारियोज होते हैं कि पैरिटी बिट में कोई एरर आ गया या डेटा वर्ड में एरर आ गया, पर अगर कहीं पे भी एरर, नंबर ऑफ एरर्स ग्रेटर देन 1 है, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिटेक्शन कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। मैं ये तो पता लगा सकता हूँ कि इस पूरे डेटा सेट में एरर है, पर कौन सी बिट पे एरर है ये मैं पता नहीं कर सकता कंफर्म, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है ब्लॉक पैरिटी का? इसमें किसी कोई डाउट? नो सर। ठीक है, क्लियर है। तो ब्लॉक पैरिटी के बारे में इतना ही है, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही आएंगे, या तो तुम्हें डेटा सेट दे दिया जाएगा, ठीक है, कि दिस पर्टिकुलर डेटा सेट हैज बीन रिसीव्ड यूजिंग ऑड पैरिटी सिस्टम, चेक यूजिंग ब्लॉक पैरिटी मेथड, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे, ब्लॉक पैरिटी इंसर्ट करोगे रो और कॉलम पे और उसको चेक कर लोगे। या फिर ये तुम्हें दे दिया जाएगा कि दिस पर्टिकुलर डेटा हैज बीन रिसीव्ड यूजिंग ब्लॉक पैरिटी मेथड। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। अगर तुम्हें बोला जा रहा है कि डेटा सेट रिसीव हुआ है तो तुम्हें उसमें ब्लॉक पैरिटी इंसर्ट करनी है। अगर तुमसे यूज बोला जा रहा है कि ब्लॉक पैरिटी के साथ डेटा ब्लॉक रिसीव हुआ है तो फिर उसमें इंसर्ट मत करना, उसको सिर्फ डैश लाइन करके उसको चेक करना, ठीक है। एक आधी क्वेश्चन आएगा और सिंपल सा क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है, ज्यादा बड़े मार्क का भी नहीं आता, पर आता जरूर है। अगर ऑफलाइन एग्जाम हुए तो जैसे 2-3 साथ होते हैं, 3 नंबर वाले में इसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और मार्क्स किस पे मिलते हैं, पूरे एक एक स्टेप वाइज चलने का। अगर तुम्हारे पास डेटा सेट हो जिसमें 10-10 बिट का भी डेटा जा रहा हो तो भी इनके अलग अलग बार बार लिखना है इनको, ठीक है। अगर 4 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स बन रही तो भी बार बार लिखो, कंजूसी मत करना जगह में और लिखने में। स्टेप मार्किंग के ही नंबर होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए, स्टेप मार्किंग के नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका एक एरर करेक्शन कोड, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका हैमिंग कोड।
क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ही ज्यादा दिक्कत है। पहले घर जाओ, शांति से बात करो पापा से, है ना? ठीक है, क्योंकि इशू जमा करनी पड़ेगी यार। वो उनसे बोलना पापा के साथ आना, कॉलेज जाना, उनसे अच्छे से बैठ के बात करना प्रिंसिपल से। वो कोई भी डिसीजन इस टाइप का है वो प्रिंसिपल ही ले सकते हैं, ठीक है, और कोई नहीं ले सकता, ठीक है। तो देखो, हैमिंग कोड इसको कैसे बताऊं मैं तुम लोग, कैसे स्टार्ट करूं? ठीक है, देखो जब भी हम हैमिंग कोड की बात करते हैं, ठीक है, तो हैमिंग कोड, जो हैमिंग कोड वर्ड है उसका मिनिमम साइज कितना होता है? मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लेके कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम साइज होता है 7 बिट्स, ठीक है, मिनिमम 7 बिट्स उसमें होंगी, उससे कम नहीं होती, ठीक है। अब हैमिंग कोड के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, मतलब जो 7 बिट्स हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। इसमें 2 टाइप की बिट्स होती हैं, एक होती है आपकी मैसेज बिट, एक आपकी होती है पैरिटी बिट, ठीक है, मैसेज बिट और आपकी पैरिटी बिट, ओके। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि 7 में से, ठीक है, इन 7 में से कितनी मैसेज बिट होंगी और कितनी पैरिटी बिट होंगी, ठीक है, कितनी मैसेज बिट होंगी, कितनी पैरिटी बिट होंगी, ये हम कैसे पता लगाएं? मैसेज बिट, हाँ बोलो। मैसेज बिट समझ में नहीं आया, पैरिटी तो समझ में आ गया, मैसेज देखो क्या होता है कि जो हैमिंग कोड वर्ड जो है वो एक्चुअली एक टाइप का एनकोडिंग सिस्टम भी है, जिसमें आपकी जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो उसको लेके उसको किसी दूसरे फॉर्मेट में एनकोड कर दिया जाता है, जिससे कि वो एरर के प्रति रोबस्ट हो जाए। मतलब कि रोबस्ट होने का मतलब क्या है? ये नहीं कि उसमें एरर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, उसमें एरर इंट्रोड्यूस हो सकता है, पर अगर उसमें एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो आप उसको पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कर पाओ कि किस लोकेशन पे हो रहा है, उसको पिन पॉइंट कर पाओ, ठीक है। आपका जो भी पूरा मैसेज है उसको उसका रूप बदल दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हैमिंग कोड वर्ड में 2 पार्ट होंगे, एक होंगे आपके मैसेज बिट, एक होंगी आपकी पैरिटी बिट, ठीक है। अब अगर मान लो आपके पास कोई भी एक हैमिंग वर्ड दिया गया है, सपोज जैसे आपके पास ये दिया जा रहा है, मैं ये बात नहीं कर रहा कि मैक्सिमम कितनी लेंथ का होता है, ठीक है। अभी मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि आइडियली करेक्ट नहीं है, कि मैं डिस्क्लेमर कर दे रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ न्यूमेरिकल जो कि आइडियली करेक्ट नहीं है, ओके। अब जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 0110111011011, ठीक है। अब ये मेरा कोई सा एक हैमिंग कोड वर्ड है, ठीक है। मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि इस पूरे बिट में से कितनी बिट हो रही है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गई। चलो एक और कर लेते हैं 15, ठीक है। ये मेरे पास 15 बिट हैं, इन 15 बिट में से कौन कौन सी मेरी पैरिटी बिट है, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा रूल है, वो है कि पैरिटी बिट की पोजीशन हमेशा कहाँ पे होगी, 2 की पावर n, ठीक है, वेयर n may vary from 0 to जहां तक भी जाए, ठीक है, 0 to 10 12 30 जितना भी जाए, जो भी साइज से डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। अब अगर इसमें n पैरिटी बिट्स हैं अवेलेबल, पहली बात तो ये समझ में आई, ये रूल क्या कह रहा है, पैरिटी बिट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होगी, मतलब किस किस पोजीशन पे रहेगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2,
2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये कितना होगा 1 2 4 8 16 और 32। मतलब कि जो फर्स्ट पोजीशन है आपकी डेटा सीक्वेंस की स्टार्टिंग फ्रॉम एलएसबी, सेकंड पोजीशन है, फोर्थ, 8th, 16, 30 पोजीशन है। अगर मैं इस एग्जांपल पे जाता हूं तो अब बताओ ये मेरी एलएसबी है, ये मेरी एमएसबी होती है, ठीक है। इसमें से कौन कौन सी बिट्स पैरिटी बिट्स हैं, यहां से देख के बताओ। हम्म 1 1 मतलब कौन सी, ये वाली, MSB एलएसबी से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम एलएसबी पोजीशन, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम एलएसबी फर्स्ट पोजीशन मेरी पैरिटी बिट होगी, देन सेकंड पोजीशन होगी, देन 1 2 3 4 चौथी पोजीशन होगी, देन 8 4 5 6 7 8, ये मेरी पैरिटी बिट होगी, ठीक है। देन 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे जो आती 9 10 11 12 13 14 15, अगर यहाँ पे कुछ और डेटा होता तो ये वाली मेरी क्या होती, पैरिटी बिट होती, ठीक है। तो पैरिटी बिट की पोजीशंस कौन कौन सी हो गई मेरे पास, 2 की पावर n, 1 2 4 8 16 32, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है, yes sir. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है तुम लोग, ठीक है। देन अगर मेरे पास मैं बोलूं अब मैं बात करता हूं कि ये जो मैसेज बन रहा है इस मैसेज का साइज कितना है। अगर मैं कोई रिलेशन निकालना चाहूं इस पूरे वर्ड के साइज और नंबर ऑफ पैरिटी के बीच में, तो वो कैसे निकाल सकता हूं, कोई रिलेशन दिख रहा है क्या सामने, देखो स्क्रीन पे देख के बताओ, क्या कोई रिलेशन दिख रहा है। हम्म बताओ, क्या कोई रिलेशन दिख रहा है। सर रिलेशन मैं देखो समझी ये नहीं। जो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक कोई भी पर्टिकुलर हैमिंग कोड है, मेरे पास उसमें 4 पैरिटी बिट्स हैं, ठीक है, तो मैं ये कैसे पता लगाऊं कि उस हैमिंग कोड का साइज कितना होगा। सर 8 से 15 के बीच में। क्वेश्चन है मेरा, गिवन है आपके पास नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स से k इज इक्वल टू 3, ठीक है, नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स से k इज इक्वल टू 3, देन साइज ऑफ हैमिंग कोड m कितना होगा। सर श्योर तो नहीं, बट अगर सर अपन कंसिडर करें एलएसबी से 7, तो सर बोल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं फिर से, सर ये तो नहीं कहते बड़ा क्या बोल रहे हैं। सर 8 से 16 के बीच में होगी। 8 से 16 के बीच में नहीं, मेरे को ये बताओ एग्जैक्टली बताओ, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा। अगर मेरे पास 3 पैरिटी बिट्स हैं, ठीक है, तो मेरे पास डेटा का साइज कितना होगा। 4 पूरे डेटा का, मैसेज डेटा का नहीं बोला मैंने, पूरे हैमिंग कोड का साइज कितना होगा। हैमिंग कोड में आपकी मैसेज बिट्स भी आती हैं और पैरिटी बिट्स भी आती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को होल्ड करके चलो, अपन इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, ठीक है। मैं वो कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि हैमिंग कोड तुम लोग का एग्जाम तो ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम,
तुम लोग का कॉम्पिटिटिव के हिसाब से तैयार हो जाए हैमिंग कोड। मैं वो चीज जा रहा हूँ, ये जो चीज बता रहा हूँ ये तुमसे एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला, मुश्किल है पूछे, मैं भी शायद ना पूछूं, पर अगर कहीं भी कॉम्पिटिटिव में आया तो इस बेस पे कोई क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर ए गिवन हैमिंग कोड देयर आर से 7 पैरिटी बिट्स, देन द साइज ऑफ हैमिंग कोड इज, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, इस क्वेश्चन को भी होल्ड करके चलो। पहले हम थोड़ा सा एक अल्फाबेटिक ग्राफिकल मेथड से देखते हैं, फिर हम इसके एक्सप्रेशन पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समझ रहा हूँ हैमिंग कोड के स्ट्रक्चर। ठीक है, इस क्वेश्चन को होल्ड करके चलो। मैंने क्या बोला था, हैमिंग कोड कितने का होता है? मिनिमम 7 बिट का, उससे कम का नहीं होता। ठीक है, ओके, मतलब हैमिंग कोड का अगर हम बेस स्ट्रक्चर बनाऊं कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मिनिमम कितने का होता है? 7 बिट का होता है। ठीक है, पहली चीज। देन दूसरा रूल मैंने क्या देखा था कि जितनी भी 2 की पावर n वाली पोजीशंस हैं वो सब क्या रहेंगी? पैरिटी बिट्स रहेंगी। ठीक है, तो n की वैल्यू रखना स्टार्ट करो, n इक्वल टू 0, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, मतलब क्या की फर्स्ट पोजीशन क्या रहेगी? पैरिटी बिट रहेगी। यहां तक ओके है जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। तो फर्स्ट पोजीशन पे मेरी पैरिटी बिट रहेगी, तो मैंने उसको लिख दिया P1। ये ओके है? यस सर। यस सर। देन आता हूं मैं n इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, मतलब कि सेकंड पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये मेरी क्या हो गई? P2, ये सेकंड पैरिटी बिट हो गई। देन मैं आया n इक्वल टू 3, 2 की पावर 3, ओ सॉरी n इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, मतलब कि फोर्थ पोजीशन भी पैरिटी बिट होगी। 1 2 3 4, ये मेरी क्या होगी? पैरिटी बिट होगी। ये ओके है? ठीक है यहां तक। अब मैं आता हूं n इक्वल टू 3, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, 8th पोजीशन। क्या 8th पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे मेरे पास? 5 6 7, 8th पोजीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, इस पर्टिकुलर मिनिमम क्राइटेरिया पे P1 P2 P4 ये मेरी क्या हो गई? पैरिटी बिट्स हो गई। अब अगर ये पैरिटी बिट्स हैं तो बाकी बची हुई बिट्स मेरा कौन से क्या होंगी? मेरी मैसेज बिट। मैसेज। ठीक है, तो मैसेज बिट्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अल्फाबेट D से, D3 D4 D5 एंड D नहीं क्या गलत है 4, ये 5 6 एंड D7। ठीक है, तो मेरी मैसेज बिट कौन कौन सी हो गई? D7 D6 D5 और D3। और पैरिटी बिट्स क्या हो गई मेरे पास? बोलो P4 P2 और P1। ठीक है, क्या इतना स्ट्रक्चर समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये स्ट्रक्चर ओके है? ठीक है, अब अगर मैं तुम लोगों को बोलता कि मेरे पास कोई एक ये कोड वर्ड में लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ठीक है, ये मैंने एक कोड लिखा है। ठीक है, जिसमें 32 डिजिट्स आ सकते हैं। ठीक है, जिसमें मेरे पास 32 डिजिट आ सकते हैं। क्या ये मेरा हैमिंग कोड बना सकता है? क्या मेरा एक लीगल हैमिंग कोड साइज हो सकता है या नहीं? यस सर, हो सकता है। यस सर। हो सकता है sir. हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये हो सकता है देन स्टार्टिंग फ्रॉम LSB टू MSB मेरे पास
पैरिटी बिट्स कौन कौन सी आएंगी? यहां से तो मैं देख चुका हूं P1, P2, P4, 5, 6, 7, 8। अगली पैरिटी बिट कहाँ आएगी मेरे पास? P16 9, 10, 16 11, 12, 13, 14, 15, 16, P16, and P32 17, 32 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर तुम लोगों को बनाना समझ में आ गया है मेरे ख्याल से। और बीच में तुम्हें क्या लिख देना है यहाँ पे? D3, D5, D7, D6, D7, D9, D10 एंड सो ऑन टिल D31। ठीक है, ये फिलअप कर लोगे। अब यहाँ पे एक अलग कहानी सुनो। क्या ये हेमिंग कोड मेरा एक लीगल हेमिंग कोड है या नहीं? ये क्वेश्चन मेरा उठता है। तो इस क्वेश्चन को मैं जज कैसे करूंगा? इस क्वेश्चन को जज करने का बेस ये है कि पैरिटी बिट हम कब इंसर्ट करते हैं? जब हमारे पास उसके इस साइड कुछ डेटा बिट्स हों, क्योंकि हम ये पैरिटी इन डेटा बिट्स के बेस पे इंसर्ट कर रहे हैं। क्या इस P32 की तरफ मेरे पास कोई डेटा बिट्स हैं? यस और नो? नो सर। नहीं है। तो मतलब कि ये P32 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। मतलब अगर मैं लीगल की बात करूं तो मेरा लीगल हेमिंग कोड इस जगह खत्म हो जाएगा। अगर मैं ये बिट लिख रहा हूं देन इट इज माय इलीगल हेमिंग कोड और इनवैलिड हेमिंग कोड, ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आई? मैं कोई भी पैरिटी बिट तभी लिख सकता हूं जब उसके इस साइड, ठीक है, उसके राइट साइड, उसके सॉरी लेफ्ट साइड में मेरे पास कुछ भी डेटा बिट होंगी। अगर डेटा बिट नहीं है तो मैं पैरिटी बिट नहीं लिख सकता। पैरिटी बिट्स हम किस बेस पे लिख रहे थे? नंबर ऑफ वंस पे। जब उसके लेफ्ट साइड में कोई डेटा ही नहीं है, जब मैं नंबर ऑफ वंस या नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो पैरिटी बिट कहां से लिखूंगा? ठीक है, ये चीज है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब मैं वापस आता हूं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली जाएगा कि m इज इक्वल टू 2 की पावर k माइनस 1। अब अगर मैं लिखता हूं कि नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स, ठीक है, k इक्वल टू 1 है, तो पूरा हेमिंग कोड का साइज कितना होगा मेरे पास? बताओ। 7 अगर k इक्वल टू 1 है, मेरे पास केवल एक पैरिटी बिट है, 0 मेरे पास केवल एक पैरिटी बिट है, उसको इसमें पुट करूं, क्या क्या आंसर आएगा? 1 ठीक है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स 2 हो जाती तो मेरे पास कितना साइज होता? 3 3 ठीक है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स 3 हो जाती तो मेरे पास हेमिंग कोड का साइज कितना होता? 7। और ये मेरा मिनिमम क्राइटेरिया है। 7 बिट्स का मिनिमम क्राइटेरिया मैंने बोला था कि मिनिमम 7 बिट्स होती हैं। ठीक है, मिनिमम 7 बिट्स क्यों होती हैं अभी हम इस पे भी आएंगे, इसी से इसका आंसर निकालेंगे, ये वेरिफिकेशन कि मिनिमम 7 क्यों होती है, 7 से कम क्यों नहीं हो सकती, 3 या 1 क्यों नहीं होती। ठीक है, k इक्वल टू अगर मैं 4 रखूं तो नंबर ऑफ हेमिंग कोड की बिट्स कितनी हो जाएंगी मेरे पास? 15। ये देख लो ऊपर 7 का एग्जांपल ये था मेरे पास, ये देख लो 1 2 3 और 4, ये 15 बिट का एग्जांपल था। ठीक है, मैं कर रहा हूँ k इक्वल टू 5, तो m इक्वल टू कितना हो जाता? 2 की पावर 5 31। तो ये देखो, ये मेरे पास 31 का एग्जांपल। ठीक है, ठीक, अगर पैरिटी बिट में 6 कर देता है, मतलब कि 1 2 3 4, ठीक है, और 5 तक तो ठीक था। अगर मैं छठी पैरिटी बिट लेके जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं k इक्वल टू 6 लेके जा रहा हूँ तो m कितना होना चाहिए था मेरे पास? 63 63 ठीक है,
जो कि यहाँ नहीं था, तो इसलिए ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ वैलिड कहाँ तक होता, यहाँ तक। तो समझ में आया ये वैलिड क्यों होगा और उसके आगे इनवैलिड क्यों हम यहाँ पे बोल रहे थे इस एग्जाम्पल को। समझ में आई चीज, तो क्लियर है? मतलब मिनिमम साइज को फिल करना चाहिए। सॉरी क्या बोले, यस सर। क्या बोले? तो मतलब जो उसके मिनिमम बिट साइज है उसको पूरा कंप्लीट करना चाहिए। हाँ, जो भी क्राइटेरिया है 2k-1 का उसको कंप्लीट करना चाहिए। अगर उससे कम हो रहा है तो वहां पे आप पैरिटी इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जैसे इस एग्जांपल में अगर आपको P16 लिखना है तो उसके ग्रुप में 16 बिट्स होना जरूरी है उसके आगे के साइड। ठीक है, MSB की साइड। ठीक है, ओके। अब बात ये आती है कि मैंने बोला कि ये ही एग्जिस्ट कर रहा है मिनिमम। ठीक है, ये दोनों केस में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब मिनिमम 7 बिट्स चाहिए। मिनिमम 7 बिट्स क्यों चाहिए, देखो अगर मैं k इक्वल टू 1 रखता, ठीक है, मतलब केवल P1 होता, इसके आगे कोई डेटा बिट्स है ही नहीं, इसके आगे कोई डेटा बिट्स ही नहीं है, केवल साइज में 1 रख रहा हूँ हैमिंग कोड का। हैमिंग कोड का साइज कितना ले रहा हूँ, 1। तो मैं पैरिटी बिट इंसर्ट कैसे करूँ, मैं किसके बेस पे पैरिटी बिट की वैल्यू डिसाइड करूँ जब मेरे पास कोई डेटा बिट्स ही नहीं है। ठीक है, देन अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास पैरिटी बिट्स में 2 लेके जा रहा हूं, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि फिर मेरा मैसेज का डेटा हो जाएगा 3, तो यहां देखो मैं 2 पैरिटी बिट्स लेके गया और टोटल मैसेज की लेंथ हो रही थी मेरे पास 3। ठीक है, ओके, 3 हो रही थी। तो मैंने मान लिया कि इस P2 की वैल्यू तो मैं इसके बेस पे लिख दूंगा, देन अगेन P1 की वैल्यू मैं किस बेस पे लिखूं, मेरे पास कोई बेस ही नहीं बचा। ठीक है, क्योंकि P1 की वैल्यू लिखने के लिए मेरे पास P2 और D3 है, P2 तो ऑलरेडी एक पैरिटी बिट है, डेटा बिट तो सिर्फ एक ही बची मेरे पास। ठीक है, इसलिए मिनिमम क्राइटेरिया होता है k इक्वल टू 3 का, 7 बिट टोटल। ठीक है, क्या ये सारी पिछले 15 मिनट के पॉइंट्स तुम लोग को क्लियर है? इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं हैमिंग कोड को सॉल्व कैसे करना है उस पर आता हूँ। ये स्ट्रक्चर के बारे में हो गया हैमिंग कोड के। ऑल ओके हैं? ओके सर। ठीक है, किसी को भी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कितने लोग प्रेजेंट है अभी? अरे वाह, 30 लोग हो गए। अभिषेक, अनुज, अश्विनी, जन्मयी, ओली, बेटा किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो अभी तक जो कवर हुआ है हैमिंग कोड से रिलेटेड तो अभी क्लियर करो, तो जैसे ही मैं इसके सॉल्यूशन पे आऊंगा फिर से कुछ अलग फंडा इसी को तोड़ मोड़ के फिर हमें निकालना पड़ेगा, इसी को तोड़ मोड़ के हम आगे सॉल्व करेंगे। सर जब हम k इज इक्वल्स टू 3 ले रहे हैं जो टोटल बिट्स आ रही है वो 7 आ रही है, लेकिन हाँ। सर वो पैरिटी बिट तो 8th पोजीशन पे लिखेंगे हम। सर क्या पैरिटी बिट क्या? पैरिटी बिट जो है सर k इज इक्वल्स टू 3 है तो 2 की देखो पावर 3 के 8 आएगी। के क्या है, ये नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स है, मतलब कि पहली पैरिटी बिट, दूसरी पैरिटी बिट, तीसरी पैरिटी बिट, ये है के नंबर ऑफ पैरिटी बिट है। और तीसरी पैरिटी बिट कहां पे आएगी, 2 की पावर n पे। ठीक है, इस पोजीशन पे आती है। ठीक है, चलो मैं इसके सॉल्यूशन पे जाने से पहले अगेन पूरा समराइज कर रहा हूं पिछले 15 मिनट में क्या हुआ है। ठीक है, हैमिंग कोड है, मेरे को हैमिंग कोड स्टडी करना है। हैमिंग कोड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ये कंप्राइज होता है आपकी मैसेज बिट का और आपकी पैरिटी बिट्स का। ठीक है, देन आता है आपकी पैरिटी बिट्स की पोजीशन ऑफ पैरिटी बिट्स। ठीक है, तो ये कहां कहां पे आती हैं, 2 की पावर n वाले जो टर्म्स हैं उन पे, मतलब कि 2 की पावर 0 पे आएगी, 2 की पावर 1 पे आएगी, 2 की पावर 3 पे आएगी, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ये सब क्या है, पोजीशंस हैं। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, खा गया मैं, फोर्थ पोजीशन, 8th पोजीशन और 16th पोजीशन एंड सो ऑन
फ्रॉम LSB, ठीक है, फ्रॉम LSB टूवर्ड्स MSB, ठीक है, ओके। ये क्या थी? पोजीशन ऑफ पैरिटी बिट्स थी, ओके। देन चौथा पॉइंट हमने क्या बात करी? हमने बात करी साइज ऑफ हैमिंग कोड की। तो साइज ऑफ हैमिंग कोड किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एक पैरामीटर के, जो कि क्या है? नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स, ठीक है। तो साइज कैसे हम देते हैं? m इज इक्वल टू 2 की पावर k माइनस 1, ठीक है। एक जगह मैं बात कर रहा था पोजीशन की, कि पोजीशन क्या होगी पैरिटी बिट की, ठीक है। फिर दूसरी बात कर रहा था कि अगर एक सर्टेन नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स हैं तो टोटल हैमिंग कोड का साइज कितना होगा, ओके है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब पांचवा मैं पॉइंट आ रहा हूं कि मेरे पास जो भी पैरिटी बिट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, ये कैसे डिसाइड करूं, ठीक है। उनकी वैल्यू क्या होगी, अब मेरे को ये डिसाइड करना है, ठीक है। अभी तक 1 2 3 4 इन चारों पॉइंट में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अभी क्लियर करो, इससे मैंने 5वें पॉइंट पे मैं बढ़ूं। पक्का किसी कोई क्वेश्चन नहीं है? मैं 5वें पॉइंट पे बढ़ दूं, ठीक है। फिर से मैं इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। मेरे पास था P1 P2 P3 P4, तो बहुत सिंपल सा है। इसका स्ट्रक्चर बता के फिर तुम लोग को घर से क्वेश्चन करने होंगे, मैं असाइनमेंट दूंगा इसका, ठीक है। D5 D6 D7, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई P1 की वैल्यू क्या होगी, P2 की वैल्यू क्या होगी और P4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये चीज कैसे डिसाइड होगी, ठीक है। हमें क्या पता करना है? P1 की वैल्यू, P2 की वैल्यू, P4 की वैल्यू, ठीक है। इसको पता करने का बहुत ही सरल सा एक तरीका है, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं P1 की वैल्यू पता करने जा रहा हूं, ठीक है, मैं मूव करना कहां से स्टार्ट करूंगा? फ्रॉम LSB, ठीक है। तो मैंने लिया P1 को, ठीक है। की पॉइंट क्या है? 1 इज द की पॉइंट। P1 में 1 इज द की पॉइंट। P1 को लिया, एक छोड़ा, एक लिया, एक छोड़ा, एक लिया, एक छोड़ा, एक लिया। मतलब P1 की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? डिपेंडिंग ऑन D7 D5 एंड D3 will decide your value of P1, ठीक है। ऐसी अगर मैं P2 की बात करता, P2 की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, ठीक है। मेरे को किसकी वैल्यू डिसाइड करना है? P2 की। तो P2 से की पॉइंट क्या हुआ? 2, तो 2 मैंने लिए, देन 2 छोड़े और फिर 2 लिए, मतलब कि D7 D6 2 छोड़ के D3 P2, ठीक है। ऐसी अगर मेरे को P4 की वैल्यू डिसाइड करना होगा, कहां से स्टार्ट करूंगा मैं? P4 से, ठीक है। मैंने P4 लिया और टोटल 4 बिट लेनी है मेरे को। की पॉइंट क्या था? 4, 1 2 3 4, मतलब कि D7 D6 D5 और P4, ठीक है। तो इस टाइप से मैं क्या करता हूं? P1 P2 P4 की
वैल्यू आइडेंटिफाई करूंगा। ठीक है, क्या इस चीज में किसी कोई डाउट है? सर वंस मोर। देखो, मेरे को अगर P1 की वैल्यू लेना है, P1 में न्यूमेरिकल पॉइंट क्या है मेरे पास? 1 1। 1 एक लो एक छोड़ो, एक लो एक छोड़ो, एक लो एक छोड़ो। ठीक है, P2 में न्यूमेरिकल पॉइंट क्या है? 2। दो लो, P2 से स्टार्ट करके 2 पॉइंट लो, 2 छोड़ो, 2 लो। ठीक है, तो हमने P2 से स्टार्ट किया, इन दोनों को लिया, इन दोनों को छोड़ा, इन दोनों को लिया। P4 के लिए P4 से मैं स्टार्ट करूंगा और 4 लूंगा, P4, D5, D6, D7। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं उसके न्यूमेरिकल पे। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन दैट आई हैव रिसीव्ड इज कि following having code word is received, that is 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, ये एक हैमिंग कोड है, दिस इज है हैमिंग कोड, ये रिसीव हुआ है। हमें इसको चेक करना है क्या इसमें कोई एरर है, और अगर कोई एरर हो तो हमें उसको करेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे? हम लिखेंगे 1 0 0 1 0 0 1। सबसे पहली स्टेप, इसको डिनोट करो अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन से। P1, P2, D3, P4, P5, P6, P7। ठीक है, देन अगर मैं ऑड पैरिटी सिस्टम फॉलो कर रहा था, सपोज आई एम फॉलोइंग ऑड पैरिटी सिस्टम। ठीक है, P1 के लिए क्या स्टेटमेंट होता मेरे पास होता P1 की वैल्यू, देन एक छोड़ के P3 की वैल्यू, देन एक छोड़ के P5 की वैल्यू, देन एक छोड़ के P7 की वैल्यू। ठीक है, P2 के लिए मैं क्या लिखता? पैरिटी वर्ड। P2 से मैं स्टार्ट करता, 2 लेता, P2 और D3। तो मैंने लिया P2, मैंने लिया D3, मैंने 2 छोड़ दिए, फिर 2 ले लिए, 0 और 1, D6 और D7 को उठा लिया। फिर P4 के लिए स्टार्ट करता मैं, P4 से लेना, तो P4 को लिया मैंने, देन किसको लूंगा मैं? D5 को, देन D6 को, देन D7 को। ठीक है, तो ये मैंने क्या फॉर्म कर लिए मेरे पैरिटी वर्ड्स। ठीक है, अब अगली स्टेप में मैं देखूंगा क्या इस पैरिटी वर्ड में एरर है। मैं चल रहा था ऑड के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या इसमें एरर है? यस, इसमें एरर है। आई विल राइट 1। क्या इसमें कोई एरर है? इसमें कोई एरर नहीं है। नो। ठीक है, आई विल राइट नो सर। क्या इसमें कोई एरर है? यस, तो Yes. आई विल राइट 1। ठीक है, ओके, तो ये मेरे क्या फॉर्म करेगा? ये मेरा फॉर्म करेगा एरर वर्ड। ठीक है, इसको अगर मैं इस डायरेक्शन में नोट करूं, मतलब ये A B C, तो मेरा जो एरर वर्ड बनेगा वो मेरे पास क्या बनेगा? CBA। नीचे से ऊपर आना है, 1 0 1, दिस इज क्या है मेरे पास? ये एरर वर्ड। ठीक है, एरर वर्ड का अगर मैं डेसिमल इक्विवेलेंट निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास? 101 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? व्हाट विल द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 101? 5 तो मेरी जो फिफ्थ पोजीशन है, ठीक है, मेरी जो फिफ्थ पोजीशन है उस पे एरर है। फिफ्थ पोजीशन कौन सी थी? D5। ये मेरे पास एररनियस बिट है, तो मेरे पास करेक्ट बिट क्या हो जाएगी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 0 1 1 0 0 1। ये मेरा क्या हो जाएगा? करेक्टेड हैमिंग कोड। ठीक है, मैं D5 की वैल्यू को क्या कर दिया? कॉम्प्लीमेंट कर दिया।
क्योंकि उसमें एरर था तो 0 को मैंने कर दिया 1। तो ये मेरे पास क्या हो गया, करेक्टेड हैमिंग कोड। और इसको यहीं पे नहीं छोड़ना एग्जाम में, इसके आगे एक स्टेप और करना। सो करेक्टेड मैसेज डेटा क्या हो जाएगा मेरे पास, D7 से 1 0 1 और D3 0। तो ये मेरे पास हो गया करेक्टेड मैसेज डेटा। ठीक है, यहां तक मेरे को करना है। ओके, अब मेरे पास टाइम काफी हो चुका है ना। आप लोग के लिए एक असाइनमेंट है यहाँ पे। सर, हाँ बोलो। करेक्ट करने के लिए एक बार और बता दीजिए। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। ठीक है, मेरा कोई भी 7 बिट बोलो। 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1। ठीक है, अब पहली स्टेप क्या होगी, इसमें मेरे को अल्फाबेटिकल डिनोमिनेशंस करना है। ठीक है, तो मैं लिख दिया P1 P2 P3 P4 D5 D6 और D7। ठीक है, देन अगली स्टेप मेरे को पैरिटी वर्ड्स फॉर्म करना है P1 के लिए, P2 के लिए और P4 के लिए। ठीक है, तो P1 के लिए पैरिटी वर्ड कैसे फॉर्म होगा, एक एक छोड़ के एक एक लेना है। ठीक है, पहला लिया, एक छोड़ा, दूसरा लिया, फिर एक छोड़ा, पांचवा लिया, फिर छठा छोड़ के सातवां ले लिया। ठीक है, P2 के लिए P2 से स्टार्ट करूंगा, 2 लूंगा तो 0 और 1, फिर 2 को छोड़ दिया और 2 को ले लिया, 0 0। P4 के लिए P4 से मैंने स्टार्ट किया और 4 लिए तो 1 1 0 0। ठीक है, अब मेरे को अगली स्टेप क्या फॉर्म करना है, एरर वर्ड। तो एरर वर्ड फॉर्म करने के लिए पहले मेरे को क्या चाहिए, एरर बिट्स। तो एरर बिट्स कैसे निकालूंगा मैं, यहां से देख लूंगा क्या यहाँ पे ऑड पैरिटी फॉलो हो रही है। यस सर। यस सर। यहाँ पे ऑड पैरिटी फॉलो हो रही है, नो एरर। क्या यहाँ पे ऑड पैरिटी फॉलो हो रही है, यस सर। नो एरर। क्या यहाँ पे ऑड पैरिटी फॉलो हो रही है, नो सर। नहीं। तो ये हमने यहाँ पे ऑड पैरिटी फॉलो करा दी। ओके, एरर था 1 लिख दिया हमने, ऑड पैरिटी फॉलो करा दी। ठीक है, अब नीचे से ऊपर देखूंगा मैं लिखूंगा 1 0 0, डेसिमल इक्विवेलेंट इज 4। सो मेरी 4th पोजीशन पे जो भी डेटा बिट है वो एररनियस डेटा बिट है। ठीक है, तो 4th पोजीशन पे कौन सी डेटा बिट थी मेरे पास, 1, ये वाली। ठीक है, तो करेक्टेड हैमिंग कोड क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1। ये मेरे पास क्या हो गया, करेक्टेड हैमिंग कोड। ठीक है, और करेक्टेड मैसेज डेटा क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 0 1 1 1 2 7 6 5 और 3। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। ठीक है, अब हैमिंग कोड पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में 10 मिनट और दूंगा, पर इस कंसेप्ट पे अगर तुम लोग अपने हिसाब से आज बना के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो इसी को मैं तुम लोग के एक असाइनमेंट फॉर्म में भी तुम लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, तुम लोगों को असाइनमेंट से इतना सा है कि तुम लोगों को कोई से भी मिनिमम 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं किस पे, हैमिंग कोड के। ठीक है, तुम कोई से भी 5 सीक्वेंसेस ले लो, एनी 5 सीक्वेंस ऑफ एनी वैलिड लेंथ। ठीक है, और उन 5 को हैमिंग कोड से सॉल्व करो। ओके, ये चीज कर सकते हो तुम लोग यस सर। ना। और अगर एक बड़ा कोड आ रहा है तो सिंपल सी बात है, उसको 7 7 के टुकड़ों में तोड़ लो।
ठीक है, ओके। 14 का कोड आया, उसको साथ साथ में तोड़ के 2 हेमिंग कोड बना दो छोटे छोटे, उसको कर लो, और कोशिश करो तोड़ना ना पड़े, ठीक है। सर पैरिटी कोड मतलब जो फाइंड करेंगे तो इसी मेथड से फाइंड करेंगे? पैरिटी इसी मेथड से फाइंड होगा पूरा, ठीक है। जैसे आप बुक यस के सर। पेज नंबर पे देखोगे, पेज नंबर 81 पे जहाँ पे हेमिंग कोड दिया है, तो वहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 28 बिट का, ठीक है। तो 28 बिट वैसे तो होती नहीं, हमने देखा है हेमिंग कोड में, ठीक है। कितनी होती? 31 होती। तो तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे, हम इसको साथ साथ के मल्टीपल में ब्रेक कर लिया, इनने 4 छोटे छोटे हेमिंग कोड बना लिए और हर ग्रुप को इनने करेक्ट कर लिया, ठीक है। तो एक उस एग्जांपल को देखो अच्छे से और फिर अपने हिसाब से कोई भी पाथ सीक्वेंस बनाओ वैलिड लेंथ की। वैलिड लेंथ से मतलब क्या है, जो m इक्वल टू 2 की पावर k माइनस 1 को रूल को फॉलो कर रहा हो, या फिर जो कि 7 के मल्टीपल में हो, ठीक है। जैसे भी बनाना सीक्वेंस अपने हिसाब से सीक्वेंस बनाओ, यू आर फ्री टू मेक देम। उस पे एक एरर डालो, उस पे 2 एरर डालो, ठीक है, उसको सॉल्व करो। सर हाँ? सर हेमिंग कोड में मतलब सर सिर्फ एक ही एरर आएगा, मतलब सर किसी एक ही पोजीशन पे एरर आएगा? क्योंकि सर हम जो सॉल्व कर रहे हैं उससे तो सिर्फ एक डेसिमल वैल्यू ही मिलती है, तो सर उससे यही पता चलता है कि इस वैल्यू पे एरर है। 2 वैल्यू पे एरर हुआ तो तुम करो तो सॉल्व, फिर इस क्वेश्चन का जवाब फिर मेरे को पूछना, ठीक है। मैं किसी रीजन से ये चीज छोड़ रहा हूँ भी, मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं कर रहा, किसको एक पर्टिकुलर रीजन है, इनको सॉल्व करो, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है। ओके सर। ओके। और जनरली ये एरर, अगर मैं एक आंसर भी देना चाहूँ, चलो तुम लोग छोड़ो इसको, मैं अभी आंसर दे देता हूँ। ये इसलिए एक बिट पे एरर आएगा क्योंकि हेमिंग कोड अपने आप से नेचर में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये हेमिंग कोड बनाए गए हैं, आपके पास सिर्फ मैसेज डेटा अवेलेबल होता है, आप उसका हेमिंग कोड बनाते हो, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम एक एक्सरसाइज कर सकते हो, एक 4 बिट का डेटा लो, उसका एक हेमिंग कोड बनाओ, जैसे तब भी एक ही बिट डिटेक्ट होगी, ठीक है। देखना, ये प्रैक्टिकल करके देखना तुम लोग, ठीक है। इन 5 के अलावा 5 क्वेश्चन में 6ठा क्वेश्चन ऐसा कुछ करके देखना जिसको इच्छा हो, ठीक है। और मेरी तरफ से सिर्फ 5 क्वेश्चन असाइनमेंट के एवेल्युएटेड, ठीक है, जिनका मैं एवेल्यूएशन कंसीडर करूंगा। ओके, सो एनीथिंग एल्स, या हम आज की क्लास एंड कर सकते हैं? और अगर मैं क्लासरूम पे देखूं तो मेरे ख्याल से 1833 क्लास वर्क कहाँ गया, तुम लोग का सिलेबस कहाँ है, ये रहा, क्या बचा है, ठीक है। एक बीसी, अच्छा ये बीसीडी ग्रे कोड तुम लोग को दोबारा देखना था, उसमें ना एरर डिटेक्शन पैरिटी चेक कोड, ये हो गया है, फर्स्ट यूनिट पूरा हो गया है। ये तुम लोग को इसमें से लॉजिसिम के बारे में और देखना था, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और कोशिश ये रहेगी कि मिड सेम में मैं यहाँ तक का कवर कर लूँ, मेरे पास 2 दिन और 2 लेक्चर और हैं, ठीक है। तो कोशिश रहेगी मैं यहाँ तक का कवर कर लूँ, ये मैं को मैक्लस की टेबल तक का, फिशिंग भी नहीं, यहाँ तक इतना मैं कोशिश करूंगा मिड सेम के लिए कवर करने की, अगर हो पाया तो। फास्ट बिल्कुल नहीं चलूंगा, ठीक है। ओके, सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो फिर क्लास हम लीव कर सकते हैं। लीव करें क्लास को? सर हाँ बोलो। सर आज की रिकॉर्डिंग सर शेयर कर दीजिएगा सर, क्योंकि सर लेट क्या ज्वाइन होगा, किए थे। जैसे कल की रिकॉर्डिंग का क्या हुआ था इशू, जैसे कल भी मैं बोला था तुरंत करूँ, पर कल की रिकॉर्डिंग मेरे को 8 बजे अवेलेबल हुई है, रात को मेल आया, कई बार प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है, तो फिर मैं कल अपलोड नहीं कर पाया था, मैंने आज सुबह अपलोड करी है। सर आज की कर दीजिएगा सर, आज लेट ज्वाइन आज हुए की थे। मेरे ख्याल से हाँ छोटी 1 घंटे की क्लास है, जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, आधा पौन घंटे में मैं घर जाने से सर। अपलोड करके जाऊंगा, ठीक है। ओके सर, यस सर। ओके, तो फिर हम करें फिर क्लास एंड, सर किसी को जॉब तो नहीं? हाँ बोलो। सर अगर एरर फ्री कोड अप्लाई कर, एरर फ्री कोड में हेमिंग कोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? करके देखो, थ्योरेटिकली स्पीकिंग आइडियली तो उसमें कोई एरर आना नहीं चाहिए, 000 आना चाहिए एरर फ्री, ठीक है।
करके देखो। हैमिंग कोड एक ऐसी चीज है, मैं नहीं चाहता इसको बिल्कुल मैं तुम लोग को एकदम 100% मैं कराऊं। मैं चाहता हूं मैंने तुम्हें जितना बताया उसके बाद तुम लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है? क्योंकि इसके साथ गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में। और सबसे कॉमन मिस्टेक, ठीक है, एग्जाम की सबसे कॉमन मिस्टेक दो हैं हैमिंग कोड को लेके। पहली ये कि इसका जब हम एरर वर्ड लिखते हैं नीचे से ऊपर, कई लोग जल्दबाजी में ऊपर से नीचे लिख मारते हैं, ठीक है? मतलब से अभी एक एग्जाम्पल है 100 आ रहा था ना, कहीं उसको जल्दबाजी में 001 कर देंगे। पूरी मेहनत सब स्टेप मार्किंग को छोड़ो, स्टेप मार्किंग भी नहीं दे पाते क्योंकि स्टेप ही गलत हो गई। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करो, पहली चीज। दूसरा, जो लोग गलती करते हैं वो गलती करते हैं ये 135722 ये छोड़ के जो लिखना है, इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है? दूसरी कुछ कुछ वैल्यू डाल देते हैं। हाँ सर असाइनमेंट है वो स्टेप में करना है सर। असाइनमेंट 5 क्वेश्चन तुम लोग खुद भी बनाओ, 2-3 पेज में ज्यादा तुम्हें लगेंगे नहीं, उसको अच्छे से बनाओ करो। फेयर राइटिंग, हैंड राइटिंग जैसे तुम्हें करना है करो, बस 5 क्वेश्चन मेरे को दिखने चाहिए, उसकी पीडीएफ बनाओ, अपलोड कर देना, ठीक है? ओके सर। और बात रही, मैं अभी बना देता हूँ, 1 मिनट में भूल जाता हूँ तुम लोग के लिए। क्रिएट असाइनमेंट 3। असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन क्या है? एनी 5 न्यूमेरिकल ऑन हैमिंग कोड ऑफ योर ओन मेकिंग, ठीक है? दैट इज क्रिएट मैसेज डेटा, हैमिंग कोड and transmit, introduce errors in it, and then identify and correct those errors, ठीक है? ये असाइनमेंट है तुम लोगों का। इसमें मैं ड्यू डेट दे दे रहा हूँ, मिड सेम कितनी 11 तारीख को है ना हमारा, ठीक है? मैं दे रहा हूँ कल रात सर 15 तक दे दीजिए। नहीं, कल रात की मिडसम तो है, मिडसम में तो तुम्हें हैमिंग कोड ही करना है। 12 तो कम से कम है। हमारा मिडसम कब है? 10 हम लोग का 10 को है। 10 को है हमारा मिडसम। और आज कितनी 7 तारीख है? तो संडे कर दीजिए 12। चलो ठीक है, संडे की रात हो गई, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और इसको मैंने कर दिया असाइन, ठीक है? अब ये देखूं असाइनमेंट 1 तो बहुत लोगों ने किया था, असाइनमेंट 2 कितने लोगों ने सबमिट किया देखूं जरा। 47। असाइनमेंट 1 तो सॉल्यूशन है 48 ने, जनरल वही चल रहा है, कंसेंसस। देखते हैं यहाँ कितने सन जाते हैं, ठीक है? ओके, सो यू गाइस टुमारो, कल भी हमारी क्लास ऐसी सेकंड हाफ में रहेगी, वही 2:15 से, ठीक है? ओके सर। चलो सर इसमें एक टॉपिक रह गया है ना? हाँ, क्या बोला प्रज्वल? सर इसमें एक टॉपिक सर लॉजिक गेट्स का। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सेकंड मटेरियल। अच्छा ये बोल रहे हो? हाँ ये सर वाला? गेट की, हाँ सर सीरीज वगैरह, आईसी वगैरह। अच्छा ये रहेगा है। अरे यार, क्या इसमें तुम लोगों को वो नहीं पता क्या कि एंड गेट कैसे दिखता है और गेट का सिंबल क्या होता है? ये नहीं पढ़ा तुम लोगों ने पहले? नहीं सर वो नॉलेज है सर, हमें लगा शायद तक इसमें थोड़ा और डीप में हो सकता है। नहीं, इसमें बस एक्चुअली इसमें बताने के लिए मेरे को एक्चुअली ये चाहिए स्पेसिफिकेशन लॉजिक, है ना? ये जो चीजें मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होती है, इसका चल रहा है होने का, तो टाइम में अगर हो जाती हैं तो तब मैं तुम लोग को ये 70 सीरीज आईसी स्पेसिफिकेशन लॉजिक स्पेसिफिकेशन तब बताऊंगा, ठीक है? ओके सर। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है पूरे सिलेबस से मतलब एक काइंड ऑफ डिफरेंट टॉपिक है, थोड़ा सा यहाँ से कनेक्ट हो सकता है इस पोर्शन से, और बाकी डिफरेंट टॉपिक है, इसलिए उतना कोई वो नहीं है अभी इसमें, है ना? और जहाँ तक ये रहा लॉजिक स्पेसिफिकेशन टू लॉजिक डिजाइन, ठीक है? ये भी बहुत सिंपल सी चीज है, स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेशन सर्किट डिजाइन है। तो इसको मैं एक काम करूंगा, कहाँ पे कवर करूंगा मैं इसको?
इसको मैं बूलियन एक्सप्रेशन के बाद इसको कवर करूंगा, ठीक है? इसके बाद में यस सर। अभी मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। ओके सर, मेरे को इसको थैंक एक्चुअली यू। स्टार्टिंग में कवर करना था बाइनरी कोड के पहले, यहाँ कवर करना चाहिए था, अब यहाँ नहीं करा तो यहाँ कवर करूंगा, ठीक है? ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। गुड डे सर ऑफलाइन कब से स्टार्ट हो रही सर? बेटा अभी ऑफलाइन की प्रोसेस चल रही है, हो सकता है इस मंथ के एंड में या कभी जब भी होगी, अगर अभी सिर्फ चल रही है तैयारी की, अगर करी जाए तो ठीक है, करी जाएगी तो बताया ही जाएगा तुम लोग को। सर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चांसेस हैं? क्या चांसेस हैं सर? क्या बोल रहा? चांसेस है सर ऑफलाइन होने के? हाँ चांसेस हैं अभी, पर देखेंगे, अभी बता दें, अभी नॉर्म्स वगैरह भी जो हैं, कोविड नॉर्म्स वगैरह फॉलो करें, देखेंगे, ठीक है? अभी तो ऑनलाइन है फिलहाल, है ना?